नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बोर्ड और इस पर बने कानून ने देश की सियासत में फिर से उबाल ला दिया है। वहीं राज्यों की अदालतें भी वक्फ से जुड़े मामलों को निपटाने में लगी हैं। लेकिन मौलाना गैंग जमीनों पर अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन मौलाना गैंग पर सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। इसी कड़ी में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद करोड़ों की जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है और देश भर में यह सिलसिला जारी है। लेकिन अब कब्जा मुक्त करने के अभियान में जो मुस्लिम नेता और मौलाना बाधा यानी रुकावट डाल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक में कई मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया है या फिर इनको कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। क्या वक्फ के नाम पर फिर मुसलमानों को भड़काने की तैयारी है? क्या मौलाना वक्फ को सियासी हथियार बनाने में लगे हैं? क्या मस्जिद और मदरसे भड़काऊ प्लान का हिस्सा हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज मस्जिद दर मस्जिद तकरीरें दी जा रही हैं। मुसलमानों को वक्फ कानून के खिलाफ मैदान में उतरने को कहा जा रहा है। खुतबे पढ़े जा रहे हैं। प्लान सिर्फ इतना है कि इस प्रोटेस्ट प्लान में जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक जाने की प्लानिंग है। ताकत दिखाने की तैयारी है। तो सवाल है, क्या मौलाना अब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का खुला विरोध जताना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून को मोदी विरोध का नया हथियार बनाने की तैयारी है? लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले ही मौलानाओं की अकल ठिकाने लगाने की तैयारी मोदी सरकार ने भी कर ली है। कोर्ट और कानून के जरिए इन्हें सबक सिखाने और इनकी औकात याद दिलाने के लिए वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठे मौलानाओं के खिलाफ राज्य सरकारों का एक्शन शुरू हो चुका है। वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान की जमीन कब्जा मुक्त। रायबरेली के ऊंचाहार में शिया वक्फ बोर्ड की कब्रिस्तान की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। ये कार्रवाई लखनऊ हाईकोर्ट के 9 सितंबर 2025 के आदेश के बाद की गई। एसडीएम राजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस कार्रवाई के लिए 8 सदस्यीय राजस्व टीम बनाई। टीम में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक रत्नाकर शुक्ला और राजस्व निरीक्षक चंद्र कुमार दीक्षित भी शामिल रहे। इसके अलावा क्षेत्रीय लेखपाल प्रमोद गुप्ता समेत 6 लेखपाल भी टीम का हिस्सा रहे। बुधवार को प्रशासन ने ऊंचाहार चौराहे से ताना रोड के किनारे मौजूद वक्फ कब्रिस्तान की जमीन से अवैध कोयले का ढेर भी हटाया। यह कब्रिस्तान पंजीय संख्या से पंजीकृत था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपराध निरीक्षक सियाराम राजपूत पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, यानी पूरी ताकत पुलिस ने भी लगा रखी थी। विद्युत विभाग के अधिकारी भी खतरे से बचाव के लिए वहां मौजूद थे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अनिता कुमारी अपनी टीम के साथ कार्रवाई के वक्त मौजूद रहे। वक्फ कमेटी की स्थानीय टीम भी मौके पर मौजूद थी कि अगर स्थिति बिगड़ती है या किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटा जाए। नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए और कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारी भी वहां पर जमा हो गए, जिससे साफ था कि हालात बिगड़ सकते थे। एसडीएम श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि शिया बोर्ड से पत्र मिलने के बाद ही नियम अनुसार ही कब्रिस्तान की जमीन से कोयला भी हटाया गया। वक्फ बोर्ड की संपत्ति में अवैध बेसमेंट। ये सिर्फ रायबरेली का मामला नहीं है, इसके बाद संभल की भी बात कर लेते हैं। संभल में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में अवैध रूप से बनाए गए बेसमेंट यानी तहखाने के मामले में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को ही तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह अपनी पुलिस बल के साथ सदर कोतवाली के मोहल्ला कोर्ट पहुंचे और मौके पर सुन्नी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार, नायब तहसीलदार बबलू कुमार और लेखपाल भी मौजूद रहे। दुकान बंद मिलने पर प्रशासन ने उसे सील कर दिया और यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मजार हजरत अहमद शाह और मोहम्मद शाह मियां की दुकानें भी यानी संख्या 2 के नीचे बने बेसमेंट को लेकर जनवरी, फरवरी और जून 2024 में डीएम को खत भेजे थे, जिसमें बेसमेंट को मिट्टी में भरवाकर बंद करने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन तहसीलदार के मुताबिक कौसर और अफसर ने वक्फ बोर्ड की दुकान में बिना परमिशन बेसमेंट बना लिया था। शिकायत के बाद भी वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई के आदेश दिए। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने 17 सितंबर को तहसीलदार को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। कार्रवाई के दौरान उससे जुड़े व्यक्ति जो थे वो मौके से फरार हो गए। यानी एक एक करके सभी राज्यों में जितने भी कोर्ट में मामले पेंडिंग है, पहले उन्हें निपटाया जा रहा है और जिन मौलानाओं ने इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है
उन्हें कब्जा मुक्त कराने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि जैसे ही वक्फ पर कानून आया तो सबसे पहला एक्शन भी यूपी में ही हुआ था। योगी सरकार इसको लेकर एक बड़ा प्लान बना चुकी है और जैसे ही यह कानून अमल में आया उसके बाद एक एक करके सभी वक्फ जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जा किया गया है उस कब्जे से उसे मुक्त कराया जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ वो मौलाना गैंग है जो इसको लेकर आगे आंदोलन की बड़ी तैयारी करने का भी घोषणा कर चुका है और मस्जिद दर मस्जिद और मदरसों में इसको लेकर तकरीरें भी शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। मोदी सरकार पर भड़के ओवैसी। इधर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को भी आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन अधिनियम नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों की मस्जिदों और दूसरे पवित्र स्थलों को उनसे छीनने के लिए ये लेकर आए हैं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी बिहार के किशनगंज जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने राज्य के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में अपनी पार्टी की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए 3 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने कोचा धामन विधानसभा सीट में आयोजित एक सभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन अधिनियम किसी नेक नियत से नहीं बल्कि मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान छीनने के लिए लाया है। उन्हें एहसास नहीं है कि यह संपत्ति अल्लाह की है, ना कि किसी और की है। खुदा ने चाहा तो मोदी अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। मुसलमान जब तक दुनिया रहेगी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते रहेंगे। अल्लाह में आस्था रखने वालों द्वारा पवित्र माने जाने वाले स्थान कभी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में नहीं जाएंगे। वैसे ओवैसी नहीं रुके। ओवैसी ने बिहार में विपक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही देश के मुसलमान एक ऐसी पार्टी का समर्थन करते हैं जो धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है। लंबे वक्त तक बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के नाम पर हमारे वोट मांगे जाते रहे, लेकिन अब ये समझने का वक्त आ चुका है कि हम इस बोझ को अनंत काल तक कुलियों की तरह अपने कंधों पर नहीं ढो सकते। AIMIM अध्यक्ष ने कहा, हमने अपने नौजवानों की मायूसी पर ध्यान देना होगा। हमें वो सब करना होगा जो हमारी भलाई के लिए जरूरी है। अब हम अपनी आकांक्षाओं की बलि देकर कुछ पार्टियों को सत्ता का आनंद लेने में मदद नहीं करेंगे। वैसे ओवैसी का ये बयान तब आया है जब उन्हें महागठबंधन में जगह नहीं दी गई। आपको बता दें कि ओवैसी अब तक खुद सीटों की मांग को लेकर महागठबंधन से नेगोशिएशन करने में लगे हुए थे। ओवैसी लगातार महागठबंधन के दलों के साथ अब संपर्क में बने हुए थे और उनके साथ सीटों की मांग भी कर रहे थे। जब कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट ने अपने दरवाजे ओवैसी के लिए बंद कर दिए तो उसके बाद उन्होंने 3 दिन की ये यात्रा निकाली है, वो भी सिर्फ मुस्लिम इलाकों में, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बिहार के सीमांचल से जुड़े जो इलाके हैं वहां पर ये यात्रा निकाल रहे हैं और अब महागठबंधन पर ही निशाना साध रहे हैं। कहते हैं ना, जब अंगूर हाथ ना लगे तो कह दिया जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। वही हाल ओवैसी का है, जो वक्फ के नाम पर नौजवानों को भड़का रहे हैं तो दूसरी तरफ सेकुलर कहने वाले दलों को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों को चेतावनी। इधर ओवैसी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी का पूरी डिटेलिंग उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किए जाने की प्रगति भी यहां पर यानी कि रफ्तार पकड़ चुकी है। सोमवार को यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इसकी समीक्षा भी की। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी ने इस पूरी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी मुतवल्ली कमेटियों को इस काम में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी का विवरण अपलोड करने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। वक्फ एक्ट की धारा 3 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन अवकाफ का विवरण 6 महीने के भीतर उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यह समय सीमा 5 दिसंबर 2025 को पूरी हो रही है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्ली कमेटियों को इससे जुड़े स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह भी साफ कहा है कि तय तारीख तक वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ तो उससे जुड़े मुतवल्ली कमेटी को दोषी माना जाएगा। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने सभी मुतवल्ली कमेटियों से कहा है कि नियमों का पालन हर हाल में किया जाना जरूरी है और ये भी कहा है कि बोर्ड से जरूरी दस्तावेज सिर्फ मुतवल्ली, प्रशासक, प्रबंध कमेटी को उसकी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड कमेटी ने कहा कि अगर कोई मुतवल्ली या
प्रबंधन कमेटी भारत सरकार की तरफ से तय वक्त के भीतर उम्मीद पोर्टल पर अपनी डिटेलिंग अपलोड करने में कामयाब नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का काम चल रहा है, जो 5 दिसंबर तक सभी वक्फ प्रॉपर्टियों का विवरण इस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। भारत सरकार की तरफ से भी तय तारीख सभी अवकाफ का विवरण भी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हो जाए, इसे लेकर वक्फ कमेटियां काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसी के तहत उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड किए जाने के काम की प्रगति जांचने के लिए ये समीक्षा बैठक की थी और इस मीटिंग के बाद सभी मुतव्वलियों को ये आदेश दिया गया है कि वो अब एक्शन में आ जाए। अगर उन्होंने 5 दिसंबर 2025 तक जो यहाँ पर डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन तक अपना काम पूरा नहीं किया तो इनके खिलाफ एक्शन तेज हो जाएगा। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।